मतलब कि मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई भी है कि हमारे पास दो शब्द होते हैं, एक वर्ड जो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक जो वर्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कल इलेक्ट्रिक फोर्स वाला पोर्शन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद अब जो काम करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इसके फॉर्मूले हैं, और आगे जाके इलेक्ट्रिक डाइपोल, गोस थ्योरम, ये चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम समझना चाहते हैं। तो हमने कल क्या जान लिया था कि एक चार्ज है Q1, दूसरी साइड एक चार्ज है Q2, एक Q1 है और एक क्या है, Q2। या तो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं ये तो पता है, कितने फोर्स से कर रहे हैं वो भी पता है कि क्या, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन सर ये तो आपस में कॉन्टेक्ट में थे ही नहीं, ना तो Q1 कॉन्टेक्ट में था ना Q2, आपस में कॉन्टेक्ट में थे नहीं, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो आपने पढ़ा कि ये फोर्स कैसा होता है, नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का फोर्स होता है। अब नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का अगर फोर्स है तो आपने करना क्या है कि ये फोर्स लगा क्यों, उसके पीछे के बारे में जानकारी जो है वो आपने लेनी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसके पीछे लगने का कारण क्या है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। तो उसका कारण जो बताया गया, इसका कारण बताया गया कि चार्जेस के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होता है। और चार्जेस के आसपास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होता है, कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में एंट्री अगर ले ले तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तो काम जो है वो हमने क्या करना है, चीजें आपके पास क्या है, हमने कल पढ़ा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई कितना है, आर स्क्वायर। ये काम जो है वो हमने पढ़ा था। ये फोर्स जो है ये हमने ये भी पता लगा लिया कि ये जो फोर्स है ये नॉन कॉन्टेक्ट टाइप है। ये जो फोर्स है ये कैसा है, नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का फोर्स है। नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का मतलब चार्जेस कॉन्टेक्ट में नहीं है फिर भी फोर्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, तो उसका जो जवाब दिया गया, उसका जवाब दिया गया एक चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कोई दूसरा चार्ज अगर उसमें एंट्री ले ले तो उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ये चीजें जो है ना वो हमने डिस्कस करनी है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे क्या क्या कंसेप्ट्स जो है वो सर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चीजें जो है वो हमने करनी क्या है कि आपके पास एक चार्ज है और ये चार्ज जो है वो आपने कैपिटल Q मान लिया। अब इस चार्ज की आसपास, इस चार्ज के आसपास एक पर्टिकुलर घेरा है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, एक पर्टिकुलर रीजन है जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर एंट्री लेता है, इसमें कोई दूसरा चार्ज अगर एंट्री लेगा तो उस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, कोई मास अगर एंट्री लेने लग जाए तो उस पर कोई फोर्स जो है वो नहीं लगेगा। कोई मैग्नेट अगर एंट्री लेता है तो मैग्नेट पे भी कोई फोर्स जो है वो नहीं लगेगा। मतलब कि एक चार्ज के चारों तरफ क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, एक पर्टिकुलर रीजन है, एक पर्टिकुलर ओरा है जिसमें कोई अनदर चार्ज जो है इसके इफेक्ट को फील करता है। क्या मास पे फोर्स लगेगा, नहीं। क्या मैग्नेट पे फोर्स लगेगा, नहीं। और फोर्स चार्ज पे भी कब लगेगा, जब वो एंट्री लेता है कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, यहाँ पे कोई चार्ज जो है वो रखा है तो इस पे जो फोर्स है सर वो किसके बराबर है, 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कहां लगता है, जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो है फोर्स लगेगा वो वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहाँ पे इस वाले पॉइंट को अगर मैं कहता हूं तो ये पॉइंट जो है ये क्या है, फील्ड के बाहर का पॉइंट है। और फील्ड के बाहर अगर हम बात करें तो फील्ड के बाहर जो फोर्स है सर वो कितना है, 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर के पॉइंट को जहां पे फोर्स 0 हो गया है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं इनफाइनाइट। इसको जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया है, इनफाइनाइट नाम दिया जाता है। ठीक है, कि चार्ज एंट्री करे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है, मास एंट्री करेगा फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेट एंट्री करेगा फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स भी फील्ड के अंदर ही लगता है, फील्ड के बाहर तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। और फील्ड के बाहर के पॉइंट को हम जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, इनफाइनाइट नाम देते हैं। ये चीजें जो हैं वो आपको पता है। ठीक है, इसके बेसिस पे अब अगले जो काम हमने करना है वो चीजें जो हैं वो आपके पास क्या होती हैं कि यहाँ पे हम चार्जेस को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। और चार्जेस जो हैं वो आपके यहाँ पे दो प्रकार के हम डिफाइन करते हैं। वन इज योर सोर्स चार्ज, एक जो चार्ज है उसका नाम है सोर्स चार्ज, और कोई दूसरे वाला चार्ज जो है उसका नाम क्या है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, दो टाइप के चार्ज होते हैं। यहाँ पे पहले वाला जो चार्ज है उसका नाम जो है सर वो क्या है, सोर्स चार्ज है। दूसरे वाला जो चार्ज है उसका नाम क्या है, टेस्ट चार्ज। जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है उसको क्या कहा जाता है, सोर्स चार्ज। जिसकी स्ट्रेंथ निकालनी है उस वाले चार्ज को नाम दिया गया सोर्स चार्ज। जिसकी हेल्प से निकालनी है उसको जो नाम दिया जाता है दैट इज योर टेस्ट चार्ज। इस तरीके से काम करना है।
चीजें जो हैं वो क्या कुछ हमारे पास अवेलेबल हैं उन पे अगर हम ध्यान दें तो एक चार्ज जो है वो आपके पास Q है, दूसरे वाला जो चार्ज है सर उसका नाम Q नोट है। इनके बीच का जो सेपरेशन है सर वो किसके बराबर है? R के बराबर है। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? स्मॉल r के बराबर है। तो अगर यहाँ पे मैं फोर्स निकालना चाहूं तो फोर्स का फॉर्मूला हमने कूलम्स लॉ से कल जाना था कि फोर्स इज इक्वल टू के क्यू नोट, के क्यू नोट डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है? फोर्स का। अब अगला जो काम करना है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हाउ डू वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज डिफाइंड एज लिमिट टेस्ट चार्ज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल टेंड्स टू जीरो, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि काम जो है वो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स को किससे डिवाइड कर दीजिए? टेस्ट चार्ज से। अगली जो बात है ये लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू जीरो, इस बात का क्या मतलब है सर? क्यू नोट जो वर्ड है सर, क्यू नोट का मतलब है टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेस्ट चार्ज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना छोटा पॉसिबल है उतना छोटा जो है इसको लेना है आपने। क्यों? ताकि इट शुड नॉट डिस्टर्ब, इट शुड नॉट डिस्टर्ब field due to, it should not disturb field due to source charge, कि सोर्स चार्ज की वजह से जो फील्ड है ये उसको डिस्टर्ब ना कर सके। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि फोर्स का फॉर्मूला जो है वो क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है के क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, आंसर किसका आ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर आ जाता है। जिसमें अगर काम करना है तो ये टेस्ट चार्ज जो है शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है उतना छोटा इस वैल्यू को ले लीजिए ताकि ये सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? ये वैल्यू क्या है? के क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू तो फोर्स की है, टेस्ट चार्ज से इसको डिवाइड कर दिया तो टेस्ट चार्ज से ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू जो आई है ये वैल्यू क्या आ गई? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है ये क्या होगी? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ये वैल्यू फोर्स की है, ये टेस्ट चार्ज की, जो कैंसिल होता है कर दिया, आंसर क्या बन गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। एसआई यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो एसआई यूनिट जो है सर फोर्स की वजह से क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो एक एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम है, और दूसरी बात करें तो वो क्या है? वोल्ट पर मीटर। न्यूटन के बारे में बात करूंगा तो m1 L1 T-2। कूलम के बारे में बात करूंगा तो कूलम क्या होता है? AT हमारे पास। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखूंगा तो काम क्या बन जाएगा? m1 L1 T ऊपर जाएगा तो T-3 और A ऊपर जाएगा तो A-1। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। समझते हैं आप इतने काम को कि सर एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम है, वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं। m1 L1 T-2, T ऊपर गया तो T-3, A ऊपर गया तो A की पावर -1। क्वांटिटी जो है सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है इसकी डायरेक्शन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन द नेगेटिव। पॉजिटिव से शुरू होके कहाँ चली जाती है? ये नेगेटिव की तरफ जाती है। तो हमने जो काम करना है वो चीजें क्या पढ़ी? दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। एक फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू में E, या तो ऐसे पढ़ लो या ऐसे पढ़ लो कि फोर्स अपॉन चार्ज जो है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। एक फॉर्मूला ये पढ़ा। दूसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब हमने जाना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये दो काम जो है वो हमने करने हैं। इसको चाहें तो Q नोट के टर्म में जो है वो आप वैल्यू लिख सकते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला जो है वो क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है KQ डिवाइड KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो फोर्स का था, एक चार्ज कट जाएगा तो क्या रह जाएगा? KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये काम जो है वो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बेसिस पे कल वाले ही सवाल जो है वो बन सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है कि किसी भी वाटर ड्रॉप को या किसी भी मास को बैलेंस करना है तो वेट तो कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगवा देंगे? उस पर ऊपर की तरफ, ठीक है। एक तो काम ये हो सकता है। दूसरा जो है वो लोकेशंस बतानी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? जीरो। उस टाइप के सवाल बनते हैं। नेक्स्ट अगर इस पे हम काम करें तो चीजें जो है वो सवाल भी जो है वो एक बार लगा लेंगे हम कि काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है। मान लो उन क्वेश्चंस को अगर हम देखना चाहें किस टाइप के सवाल जो है वो बनते हैं तो उसके बारे में अगर हम काम करें कि जैसे ये सवाल जो है वो आपको गिवन है, इसमें क्या कह रखा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास दिस एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ दिस। एक वाटर ड्रॉप है और उस वाटर ड्रॉप का मास गिवन है, और जैसे ही आपको वाटर ड्रॉप का मास गिवन है तो हम क्या जानते हैं कि सर
इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ये बात आपको पता है कि उसका मास पता था तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसको बैलेंस करना है, आपने बैलेंस करना है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सर वो कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। तो अगर इसमें इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम बात करते हैं तो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम काम करें तो इक्विलिब्रियम के लिए काम जो है वो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बैलेंस करेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स किसको बैलेंस करेगा, mg को। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू ई, जो कि किसके बराबर है, mg के बराबर। तो अगर मैं E बताता हूं तो E की वैल्यू बतानी है तो क्या हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाई Q। इस तरीके से काम बन जाएगा कि सर हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है mg के, इलेक्ट्रिक वाला फोर्स QE है जो कि किसके बराबर है, mg। E बताना है तो Q कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में मास। मास कितना है सर, मास बराबर है 10⁻³ के। जी की वैल्यू कितनी है 10, Q चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.6 10⁻⁻19। इस तरीके से वैल्यू हमारे पास है। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम में आ जाएगा। ये बातें जो है वो आपको पता हूँ, ठीक है। इस तरीके की बैलेंसिंग के सवाल जो है वो अच्छे हो जाते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट अगर मैं काम करता हूं तो अगला जो क्वेश्चन है ये भी सेम है कि यहां से हम जो है पहले वही mg इज इक्वल टू QE करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, तो जो Q आएगा उसको Ne लिख देंगे, क्वांटाइजेशन से Ne के बराबर जो है उस वैल्यू को हम रख देंगे। अगला जो काम है ये कल मैं टाइप करवा ही चुका हूं आपको फोर्स वाली वीडियो में। इस वाले काम पे अगर हम ध्यान दें तो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है। एक सवाल ये भी काफी अच्छा हो सकता है, इस डायग्राम पे नहीं ध्यान देना है आपने, कि काम जो वो क्या करना है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक +16 माइक्रोकूलम है, एक माइनस का 9 माइक्रोकूलम है, आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट। आपको क्या कह रखा है क्वेश्चन ने कि एक जो चार्ज है उसका नाम ए है, दूसरे वाला चार्ज जो है उसका नाम क्या है, बी। यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो कितना है, 16 माइक्रोकूलम है। यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो कितना है, माइनस का 9 माइक्रोकूलम है। इस तरीके से काम है। एक चार्ज है 16 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है -9 माइक्रोकूलम, एंड दे आर सेपरेटेड बाई 8 सेंटीमीटर। उनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। पोजीशन बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बन जाए, 0। अब एक बात जो अपने अभी पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से कहां जाता है, नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है। अब पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव की तरफ जाएगा तो बीच में तो कहीं पे फील्ड 0 होगा नहीं। 0 कहां होगा, छोटे वाले चार्ज की तरफ। 16 और 9 में छोटा कौन है, 9। तो 9 वाले की तरफ जो है ये पॉइंट जो है वो P मान लिया, और इस P पॉइंट पे फील्ड जो है वो कितना हो जाएगा, 0। बीच में फील्ड 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें क्या पता है ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन द नेगेटिव। पॉजिटिव से स्टार्ट होके कहां खत्म होता है, नेगेटिव पे। पॉजिटिव से स्टार्ट होके अगर नेगेटिव पे खत्म होता है तो काम जो है वो हमने क्या कर लिया। इस तरीके से चीजें जो है सर वो पता है। यहाँ तो 0 होगा नहीं, बीच में हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू होगी, तो छोटे वाले चार्ज की तरफ जाके वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 0। लेट अस कंसीडर कि ये डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। अब यहाँ पे आपको जो काम पता होना चाहिए, अपने पॉइंट पे सभी चार्जेस का फील्ड होता है। तो P पॉइंट पे बात करनी है तो किसका फील्ड होगा, A का, और P पॉइंट पे किसका फील्ड होगा, B का। और अगली जो बात जो हमने याद करनी है वो क्या, कि पॉजिटिव से ये फील्ड दूर होता है, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के पास। ये डायरेक्शन याद कर लेंगे कि पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के पास। ये कंसेप्ट जो है ना सर वो हमने करना पड़ेगा। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव से दूर चला जाएगा, नेगेटिव के कहां आएगा, पास। यहां से ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव से अगर मैं स्टार्ट करता हूं चीजें, तो इस पॉजिटिव से कहां भेजना है, दूर भगा देना है इसको। दूर भगा देना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे किसकी वजह से है, A की वजह से। P पॉइंट पे फील्ड किसकी वजह से दिखा रखा है, A की वजह से। अब नेगेटिव के पास जाना है, नेगेटिव के पास जाना है तो P पॉइंट को नेगेटिव के पास लेकर आना है। P पॉइंट को नेगेटिव के पास ले आए तो ऐसे सेंट्रल लाइन के अलोंग ये काम होता ही है। तो वो डायरेक्शन किसकी है, EP है, ये डायरेक्शन किसकी, EPB। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट को कहां भेज दो, दूर। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के कहां ले आओ, पास। इक्वल और अपोजिट होगा तो नेट आंसर जो है सर वो कितना बन जाएगा, 0। कि अगर नेट को 0 बताना है तो P पॉइंट पे फील्ड किसकी वजह से, A की वजह से। सेम काम P पॉइंट पे फील्ड किसकी वजह से, B की वजह से। ये जो आंसर है मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होने चाहिए। इसको लिखूं तो KQA डिवाइडेड बाई PA डिस्टेंस। P से लेके A तक का जो डिस्टेंस है सर वो कितना है, 8 + x का होल स्क्वायर। K की जगह K, QB B वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई P और B का डिस्टेंस। P और B का डिस्टेंस जो है वो कितना है, x का स्क्वायर। K से सर K कैंसिल हो जाएगा। QA चार्ज ऑन A, चार्ज ऑन A कितना है, 16 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब कितना है, 10 की पावर -6। ये डिस्टेंस कितना है, 8 + x का होल स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया।
अगली जो वैल्यू है सर इसको लिखना चाहें क्यू बी, बी वाला चार्ज कितना है 9 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, 10 की -6 कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लूं तो 16 का करा तो कितना हो गया 4, इसका करूंगा तो कितना 8 + x, इस वाली वैल्यू को करूं तो 9 का करूंगा तो 3 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया x, इस वैल्यू को ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये करूंगा तो 3 इंटू में कितना हो जाएगा 8 + x, ये वैल्यू करी तो 4x, ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 प्लस कितना 3x, 3x को उस तरफ ले गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24, और 24 जो आंसर है सर वो किस में आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस वाले चार्ज से ये डिस्टेंस कितना है 24, उस वाले से कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में? समझ आ गई ये बात? इस तरीके से चीज करनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के पास की तरफ होगी। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लेना है। अगली अगर हम बातें करें तो नेक्स्ट जो काम है उस पर अगर ध्यान दें तो चीजें जो है वो हमने क्या बनानी है। इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जाना था जिसके बेसिस पे बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं दैट इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है जो आगे अब चल रहा होगा लगातार, जिसके बेसिस पे हमने काम करना है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने बात करनी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होती क्या है, किस तरीके से चीजें जो है यहाँ पे चल रही होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कंसेप्ट जो है वो क्या है कि डाई का मतलब तो क्या है सर यहाँ पे दो, पोल का मतलब क्या है एंड्स, दो एंड्स हैं और दोनों एंड्स पर दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रिक चार्जेस को रख रखा है। दो एंड्स आपके पास हैं और दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रिक चार्जेस को आपने रख रखा है। ये अरेंजमेंट क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो काम जो है ये जो चार्ज है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दो पोल हैं, एक पोल का नाम ए, दूसरे पोल का नाम क्या है बी, वहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस रख दिए, जितना चार्ज प्लस में उतना ही चार्ज किस में माइनस में। ये अरेंजमेंट क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब एंड्स। दो एंड्स हैं जिन पे चार्जेस रख रखे हैं, कैसे चार्ज रख रखे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। ये अरेंजमेंट क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इनके बीच का जो ये गैप है, इस गैप को नाम दिया गया 2a। इसको क्या नाम दिया जाता है 2a, 2a वेक्टर जो है इसको नाम दिया गया है। ये काम जो है ना वो हमने करना है कि कंसेप्ट जो है ये चीजें आपने कर ली। अब इन दोनों पोल के बीच की जो ये दूरी है इसको डाइपोल लेंथ कहते हैं। दोनों पोल के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, डाइपोल लेंथ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो काम है वो हमने क्या पढ़ा, डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ जो है वो नाम हमने पढ़ना है। डाइपोल लेंथ का मतलब क्या है, दोनों पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, डाइपोल लेंथ कहलाती है। कैसी क्वांटिटी है, डाइपोल लेंथ है। लेंथ है तो एसआई यूनिट तो किस में हो जाएगी, मीटर में। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल। क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, वेक्टर। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहां से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इस तरीके से काम करना है आपने कि चीजें जो है वो हमने बनानी कैसे हैं, काम पे ध्यान कैसे देना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल लेंथ। इस डिस्टेंस को डाइपोल लेंथ कहा जाता है। यूनिट मीटर है, डायमेंशन लेंथ है और क्वांटिटी वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कहां से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये काम आपने कर लिया। अगली जो चीजें हैं सर वो हमने क्या पढ़नी है, ये काम आपने पढ़ा। इस तरीके से चीजें जो हैं वो आपने बना ली। अब नेक्स्ट जो काम है उस पर अगर हम ध्यान दें, इसको जानने के बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अगला जो इंपॉर्टेंट काम है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। उसके बारे में काम करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को पी वेक्टर से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है, पी वेक्टर से लिखा जाता है। ठीक है, हमने पढ़ना है किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो पढ़ना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को किससे लिखा गया, पी से। क्वांटिटी जो है सर ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो पी वेक्टर अगर बताना है तो पी वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज ले लीजिए, आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाई डाइपोल लेंथ। कोई से भी चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डाइपोल लेंथ से जो है मल्टीप्लाई कर देना है। आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाई डाइपोल लेंथ। चार्ज कितना है Q, डाइपोल लेंथ जो है उसको लिखा जाए तो किससे लिखा जाएगा, 2a वेक्टर से लिखा जाएगा। P वेक्टर इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज टू द डाइपोल लेंथ। कोई से भी चार्ज की मल्टीप्लाई डाइपोल लेंथ से कर दीजिए। तो ये काम कर लिया। क्योंकि क्वांटिटी वेक्टर है तो साइन तो लिया ही नहीं जाता,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, एरो साइन लगा रखा है ना, वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो साइन को इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे इसको उठा लो चाहे उसको उठा लो, आंसर तो क्या ही जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 2a। नेक्स्ट जो काम है एसआई यूनिट, चार्ज, चार्ज की वजह से क्या है कूलम, और लेंथ है तो लेंथ की वजह से क्या हो गया मीटर। इसी तरीके से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा, कूलम, कूलम की वजह से क्या है 80 और लेंथ की वजह से क्या है l, तो ये डायमेंशन जो है वो क्या बन जाएगी a1 t1 l1। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया, ठीक है, कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया a1 t1 l1। ये एसआई यूनिट जो है वो पता चली, एसआई यूनिट के हिसाब से जो है वो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो बता दी। क्वांटिटी वेक्टर है और वेक्टर क्वांटिटी है तो हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन जो है सर वो कहां से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इस तरीके से काम जो है वो हमने कर लिया, पी वेक्टर जो है वो पता चला, उसके एसआई यूनिट, डायमेंशन, डायरेक्शन, सारी चीजें जो है वो हमने पता कर ली। क्यू इंटू कितना है 2a। इसके बेसिस पे अगर एक छोटा सा सवाल करें तो कंसेप्ट जो है सर वो हमने क्या करना है कि मान लो ये आपको एक्स एक्सिस दिखा रखा है, अच्छा सवाल है, ये वाई एक्सिस दिखा रखा है, दिस इज गिवन टू यू एज एक्स एक्सिस, ये जो है सर ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस दिखा रखा है, एक वाई एक्सिस दिखा रखा है, दो डाइपोल जो है ना वो आपको गिवन है, दो डाइपोल जो है वो गिवन है, दो आइडेंटिकल डाइपोल हैं, एक डाइपोल का नाम है ए बी, इस तरीके से एक डाइपोल जो है वो ए बी हमारे पास है, दूसरी ये डाइपोल है और दूसरी ये डाइपोल जो है ये सी डी है। दो डाइपोल हैं, एक का नाम ए बी है, ये ए बी डाइपोल है, दूसरे वाली जो डाइपोल है सर उसका नाम क्या है सी डी गिवन है, ठीक है। ये जो एंगल है ये एंगल दिखा रखा है 120 डिग्री। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपने बतानी है, आपको गिवन है कि बी पे चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, इसी तरीके से इस पे चार्ज जो है वो माइनस क्यू है और यहाँ पे जो चार्ज है सर वो क्या है प्लस क्यू। इस तरीके से डाटा है, हमें ये डाटा गिवन है, हमें नेट डाइपोल मूवमेंट बतानी है। अब मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि एक डाइपोल का नाम ए बी है, दूसरी जो डाइपोल है उसका नाम क्या है सी डी, और ये दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का क्या मतलब है सर, आइडेंटिकल का मतलब है कि दे आर हैविंग इक्वल चार्जेस, चार्जेस भी इक्वल हैं, उनकी डाइपोल लेंथ भी दोनों केसेस में क्या है सेम, तो डाइपोल मूवमेंट भी दोनों केसेस में क्या रहेगी सेम। इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे जा रही होगी, नेगेटिव से कहां जाती है पॉजिटिव की तरफ। इसके बारे में बात करोगे बेटा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो ये भी डायरेक्शन कहां जाएगी इस तरीके से। इसको अलग से बना के दिखाना चाहूं तो एक डायरेक्शन तो ऐसे जा रही है, एक डायरेक्शन कहां जा रही है ऐसे जा रही है, ठीक है। एक डायरेक्शन तो वर्टिकल एक्सिस में जा रही है, एक कहां जा रही है ऐसे इंक्लाइंड जा रही है। तो ये जो काम है सर ये किसके लिए है, ये काम पी वेक्टर हो गया पहला, ये वाला जो पी वेक्टर ये क्या हो गया दूसरा, और इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री हमारे पास, ठीक है। ये काम जो है वो आपने देखा कि ये जो है ये पी वेक्टर ऊपर है, ये पी वेक्टर कहाँ है नीचे, दोनों के बीच में एंगल जो है सर वो कितना बन रहा है 120 डिग्री हमारे पास बन रहा है। इनका नेट अगर मुझे बताना है, पी नेट मुझे बताना है, तो पी नेट बताना है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा 2p1 p2 और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 120। वैसे भी ये बात आपने पढ़ रखी है कि ये भी p है ये भी p है, 120 एंगल है तो आंसर भी क्या आएगा p आएगा, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री पे हो तो आंसर सेम देते हैं। वैसे भी सोल्व कर लें तो ये काम जो ये क्या कर लिया, इसको लिखेंगे तो ये क्या हो गया p स्क्वायर, अगले वाले को लिखूं तो ये भी क्या है p स्क्वायर, फिर डबल ऑफ पहले वाला p दूसरे वाला p कोस ऑफ 120। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 120 माइनस का हाफ, 2 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस में कितना p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर को माइनस करा तो अंडर रूट p स्क्वायर, वैल्यू कट जाएगी तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा p के बराबर। आंसर जो कितना आ जाएगा p। ये तो पता ही है कि वेक्टर इक्वल हो 120 का एंगल हो तो आंसर क्या आता है सेम ही आता है। अब आप एक बात और जानते हैं और वो बात जो है वो क्या है, ये भी p था ये p था तो दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कहां से जाएगा, दोनों के बीच में से जा रहा होगा, ठीक है। दोनों के बीच में से जा रहा होगा तो सर इसका मतलब क्या, क्योंकि दोनों सेम थे तो ये एंगल जो है 120 था तो दोनों के बीच में से अगर गया तो आंसर जो है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ जो इसने एंगल बनाया वो कितना बनाया 60 डिग्री का। मान लो मैं हॉरिजॉन्टल से पूछूंगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बन जाएगा, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल तो ऐसे जाएगा तो उसके साथ अगर 60 है तो ये वाला एंगल जो है वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। वर्टिकल के साथ 60 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने बनाना है। समझ आइए ये बात क्या करना है, इस तरीके से चीजें जो है वो आपने चलानी है। कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछ रहे होंगे, ठीक है। ये काम जो है वो हमने, इसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के बारे में बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस तरीके से ही हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके एक्सियल पॉइंट पे
ये जो पॉइंट्स हैं जो इसके एक्सिस के पॉइंट हैं उनको एक्सियल पॉइंट नाम दिया गया। उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी। ये दो काम जो है ना वो हमने करने हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हमें पता है कि सर यहाँ पे एक चार्ज है जिसका नाम क्या है Q, ये B वाला पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज जो है वो क्या मान लिया आपने, प्लस Q मान लिया। ये जो है ये हमारे पास क्या है माइनस Q, ठीक है। हम जानते हैं कि सारे के डाइपोल की जो लेंथ है सर वो किसके बराबर है, डाइपोल लेंथ जो है सर वो बराबर है किसके बराबर है, 2a के बराबर है। डाइपोल लेंथ जो है सर वो किसके बराबर है, 2a के बराबर। ये बात जो है वो मुझे पता होती है। नेक्स्ट जो काम करना है वो मुझे क्या करना है कि इस एक्सियल पॉइंट P पॉइंट के बारे में बात करनी है। और P जो पॉइंट है सर, P पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये P पॉइंट जो है वो यहां से कितने की दूरी पे है, सेंटर से, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस जो है मेजर करा जाता है तो कहां से मेजर करा जाता है, सेंटर से मेजर करा जाता है, ठीक है। तो अब इस P पॉइंट पे जो एक्सियल पॉइंट है, इस एक्सियल वाले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो E एक्सियल अगर मुझे बताना है तो सर ये आंसर होता है 2kp डिवाइडेड बाई कितना, 2kp r स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर की पावर 2 और 2kp r हमारे पास होता है। क्या आंसर होता है, 2kp r डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर का होल स्क्वायर। व्हाट इज आर, आर जो है वो इसके सेंटर से लेके, डाइपोल के सेंटर से लेके एक्सियल पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो तो क्या कहलाता है, आर कहलाता है। ये जो डिस्टेंस है इस तरफ वाला ए है और ये भी कितना है ए। खास बात जो सर यहाँ पे हमें पता होती है, जो बात पता चलती है वो क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ई नेट की डायरेक्शन भी यहाँ पे कहाँ रहती है, इसी तारीख रहती है। तो ये जो है ये तो क्या हो गया, पी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, और यहाँ पे अगर मैं ये बात करता हूँ तो ये डायरेक्शन किसकी है, ई नेट की। ई नेट भी उस तरफ है, पी वेक्टर भी उस तरफ है, दोनों के दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पहली बात तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई एक्सियल का फॉर्मूला 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्सियल पॉइंट के केस में पी वेक्टर और ई नेट वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। फिर अगला जो काम करना है वो किसके लिए करना है, फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर एक शॉर्ट डाइपोल के लिए काम करा जाए तो शॉर्ट डाइपोल के लिए चीजें क्या होंगी, शॉर्ट डाइपोल के लिए ए बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। ए इज मच स्मॉलर देन आर, ए की वैल्यू बहुत छोटी है, तो यहाँ पे ई एक्सियल की अगर मैं बात करूंगा तो ई एक्सियल क्या बन जाएगा, 2kpr डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो काफी छोटा है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 2kpr डिवाइडेड बाई आर की पावर कितनी, 4 होगी। आर से ये आर क्यूब पे कट जाएगा तो आंसर कम्स आउट टू बी 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये जो है ये शॉर्ट डाइपोल के लिए वैलिडेट हो गया। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है कि चीजें जो है वो आपके पास ऐसे हैं। तो ये तो काम किसके लिए हो रहा है, एक्सियल पॉइंट के लिए। अगर हमारा पॉइंट जो है वो एक एक्सियल पॉइंट है तो उसके लिए चीजें जो है वो ऐसे चलाते हैं। ये पॉइंट जो है वो एक्सियल पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो कौन सा है, इक्विटोरियल पॉइंट है। तो अगर इक्विटोरियल पॉइंट के लिए बात करते हैं, इक्विटोरियल पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट जो है ये क्या हो गया बी, ये वाला पॉइंट क्या है सी। ये डिस्टेंस कितना है आर, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर है। ये इस तरफ वाला ए और इस तरफ वाला भी जो है वो कितना है ए है। यहाँ पे एक चार्ज रख लिया प्लस क्यू, और ये जो चार्ज है कैसा है माइनस क्यू। तो इस पॉइंट पे अगर फील्ड बताना है, पी पॉइंट पे जो इक्विटोरियल पॉइंट का फील्ड है, इक्विटोरियल पॉइंट पे अगर आपने काम करना है तो चीजें कैसी होंगी, पॉजिटिव से दूर जा रहा होगा। यहाँ पे डायरेक्शन वाइज अगर थोड़ा सा कंसेप्ट देखें तो इस वाले पॉजिटिव से तो दूर, नेगेटिव के कहाँ जाएगा पास, तो नेट कहाँ से निकल के आएगा, दोनों के बीच में से निकल के आएगा। ये डायरेक्शन जो है वो किसकी होगी, ई नेट की होगी। ये डायरेक्शन तो किसकी है, ई नेट की डायरेक्शन जो है ना ये आपके पास होगी, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के पास, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, ई नेट हमारे पास है। इस तरीके से काम कर लिया। अब काम जो है वो अगला क्या करना है, ई नेट जो है वो इस तरीके से बन गया। अब पी वेक्टर की डायरेक्शन तो कहां जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ आ रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे है। ई नेट कहां जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। दोनों जो है वो एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट। और अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो चीजें जो है वो क्या बनानी है, इक्विटोरियल पॉइंट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो इक्विटोरियल पॉइंट के लिए चीजें जो है वो कैसे बन रही होंगी। यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाता है, के पी आर नहीं होगा अब की बार, के पी डिवाइडेड बाई, इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये बन जाता है आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और रेज टू पावर कितनी 3/2। के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर कितना हो गया 3/2। ई नेट उस तरफ है,
और ये इस तरफ है, दोनों डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट डाइपोल के लिए चीजें जो है हमने क्या करनी है, शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर हम बात करेंगे तो ए इज वेरी मच स्मॉलर देन आर, ए बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। तो ई की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी केपी डिवाइडेड बाई आर क्यूब आ जाएगी। तो ये किसके लिए आंसर आ रहा है, इक्विटोरियल के लिए। आप क्या देख रहे हो, बात नंबर 1, तो यहाँ पे पी वेक्टर और ई नेट वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट हैं। बात नंबर 2 कि यहाँ पे आंसर कितना है 2 kp बाई आर क्यूब, यहाँ पे कितना है kp बाई आर क्यूब। मतलब कि शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर मैं एक्सियल वाले पॉइंट का रेशियो निकाल दूं किसके साथ, इक्विटोरियल वाले पॉइंट के साथ, तो ये आंसर जो है सर वो किसके बराबर आ जाता है 2:1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है वो करना है, एक्सियल बाई इक्विटोरियल, तो ये रेशियो जो है वो किसके बराबर है 2 के बराबर। इस तरीके से काम कर लिया। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, टॉर्क जो एक्ट करता है एक डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किसके बराबर होता है, पीई साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कि काम जो है वो हमने क्या करना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, और इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो टाउ, टाउ का मतलब क्या है, टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क जो एक्ट करेगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क जो है वो कितना है, पी क्रॉस ई, और नेट फोर्स जो होता है डाइपोल पे वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क लगता है वो किसके बराबर है, पीई साइन थीटा, और थीटा जो है वो एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। थीटा एंगल है किस किस के बीच में, पी और ई के बीच में, थीटा एंगल है पी वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच में। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। नेक्स्ट अगला जो काम है वो हमारे पास ये कैसा फील्ड था, यूनिफॉर्म फील्ड। अगर हमारा फील्ड कैसा हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, अगर हमारा फील्ड जो है वो कैसा हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा हो जाए, तो यहाँ पे तो नेट फोर्स कितना है 0, वहां पे अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो नेट फोर्स कितना है 0, वहां पे नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, और टॉर्क भी जो है वो लग रहा होगा, तो टॉर्क भी जो 0 के बराबर नहीं होगा, और फोर्स भी जो है वो किसके बराबर नहीं होता है 0 के। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो वर्ड है वो हम एक डाइपोल से रिलेटेड पढ़ रहे होते हैं, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम वर्क डन की टर्म में निकालते हैं, और वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पीई इनटू में कोस थीटा इनिशियल माइनस का कोस थीटा फाइनल। कि यहाँ पे अगर काम करना है तो चीजें जो है सर वो हमने क्या बनानी है, हमें वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी जो बतानी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीई कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल। ये वर्ड जो है वो क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास। ये काम आपने कर लिया। इसमें अगर हम बात करें केसेस जो है वो हमारे पास 2 बनते हैं, एक थीटा 0 है तो भी टॉर्क कितना है 0, लेकिन इस कंडीशन को जो हम नाम देते हैं, इस कंडीशन को नाम देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक केस जो है वो थीटा कितना है 180 है, थीटा 180 है तो टॉर्क वहां पे भी कितना है 0, और टॉर्क वहां पे भी 0 है, तो इस कंडीशन को जो नाम देते हैं वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नाम देते हैं। इसको क्या नाम दिया गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक केस जिसमें टॉर्क जो है वो 0 है, वो 0 वाला है, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। हमें कहां जाना है, हमें स्टेबल से अनस्टेबल में जाना है, स्टेबल टू अनस्टेबल। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है कि स्टेबल से अनस्टेबल में कैसा जाया जाएगा, तो स्टेबल का मतलब थीटा इनिशियल तो कितना है 0, और अनस्टेबल में जाना है तो थीटा फाइनल जो है वो कितना है 180 डिग्री। कि हमें स्टेबल से कहां जाना है, अनस्टेबल में। स्टेबल का मतलब थीटा कितना है 0, अनस्टेबल का मतलब थीटा जो है वो कितना है 180। तो ये वैल्यू अगर इसमें मैं रखता हूं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पीई कोस थीटा इनिशियल, इनिशियल वाली वैल्यू कितनी है 0, फाइनली जो मुझे जाना है वो किस में जाना है, फाइनली जाना है 180 डिग्री में, कोस 180 हमारे पास हो गया। इसको पीई लिख दिया, कोस 0, कोस 0 1 है, कोस 180 कितना है -1 है, तो ये क्या हो गया पीई, और ये वैल्यू जो है वो कितनी होगी 2। तो आंसर जो है सर वो कितना आ जाएगा, आंसर कम्स आउट टू बी 2 पीई। आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 2 पीई। ये काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, ये टॉर्क और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक डाइपोल से रिलेटेड हमने पढ़ ली है। देन अगर हम अगले वाले कंसेप्ट पे चलते हैं तो फील्ड पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो काम बनता है दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला जो काम है
वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जब हम काम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा जाता है फाई से। किससे लिखा जाता है? फाई से लिखा जाता है। ठीक है, हम जो काम करना चाहते हैं वो किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात जो है वो मैं करना चाहता हूं। मतलब कि मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई भी है कि हमारे पास दो शब्द होते हैं। एक वर्ड जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक जो वर्ड है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये दो काम जो है ना सर वो हमने देखने हैं। एक वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा जो वर्ड है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कंसेप्ट जो है वो हमने करना क्या कुछ है उस पर ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको फाई लेटर से लिखा जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप कोई भी जमीन खरीदने जाते हैं तो आप वहां पे रेट पता करते हैं। मान लो उसने कहा 50,000 रुपए गज, या कहा 10,000 रुपए गज, या क्या कहा 5 लाख रुपए गज, तो वहां से आपको क्या पता चल रहा है? रेट का अंदाजा लगा रहे हैं, एक गज का पता चल रहा है। ठीक है, और जब आप क्या करते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं तो उसकी एरिया से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। सस्ता है महंगा है ये पता लगाया तो वो वर्ड क्या है? पर यूनिट एरिया का, उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। टोटल जो अमाउंट होती है उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पर यूनिट एरिया का रेट बताएगी आपको। मतलब कहने का मतलब, मान लो मैं क्या कहूं 80 न्यूटन पर कूलम, तो एक कूलम पर कितना फोर्स? 80 न्यूटन। यहां पे मान लो क्या कहा गया है? 160 न्यूटन पर कूलम, तो एक कूलम पर कितना फोर्स? 160 न्यूटन। इस तरीके से चीजें जो है वो आपको गिवन है, यहां से आपको आइडिया लगता है। ठीक है, कि वैल्यू जो है वो सस्ती है महंगी है। ये क्वांटिटी कैसी है? क्वांटिटी सर वेक्टर है। अगला जो काम हमने करना है सर वो क्या? कि फ्लक्स। फ्लक्स पहली बात तो स्केलर क्वांटिटी है और ये टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। टोटल वैल्यूज के बारे में जब हम बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम देते हैं। और फ्लक्स के लिए अगर हम काम करें तो हमने क्या करना है? हमने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है? एरिया से। ठीक है, हमने वो पर यूनिट 10,000 रुपए गज था, 100 गज लिया तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से। तो E इंटू ए और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? कोस ऑफ थीटा। तो फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, फ्लक्स का फॉर्मूला है ई ए कोस ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू अगर लिखनी है तो फाई, फाई की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगी? फाई की वैल्यू होगी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये वैल्यू जो है वो किसकी होगी? फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया ई डॉट ए। ये काम जो है वो हमने करना है। नेक्स्ट अगला जो कंसेप्ट हमने पढ़ना है इसके बेसिस पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो किसमें है? न्यूटन पर कूलम में, एरिया किसमें होता है? मीटर स्क्वायर में। या दूसरी यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। तो आंसर किसमें आ गया? वोल्ट इंटू मीटर में आंसर आ गया। ठीक है, फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं। फ्लक्स की बात करूं तो ई ए कोस थीटा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई, एरिया मीटर स्क्वायर में। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने बना लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में? नहीं है जी सर। फिर जो इसके बेसिस पे बहुत बेसिक सा सवाल बन सकता है, जैसे हमने ई वेक्टर दे रखा है कोई भी, tan i माइनस 2j प्लस कितना? 3k। इस तरीके से वैल्यू जो है ना वो गिवन है। ए वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ए वेक्टर जो है सर वो हमारे पास क्या है? ए वेक्टर जो है वो हमारे पास मान लिया 2i माइनस 2j और प्लस कितना हो गया? k हमारे पास। ये वैल्यू जो है वो ए वेक्टर की है। तो अगर फ्लक्स बताना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये कितना हो गया? 20, ये कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 3। तो आंसर जो है सर वो कितना आ गया? 27। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ये वैल्यूज जो है वो आपको पता चल रही हैं, समझ आ गया ये कंसेप्ट, ये आपने कर लेना है। ठीक है, फ्लक्स पता चल गया क्या करना है। अब अगला जो काम है, फ्लक्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है सर? स्केलर क्वांटिटी है। इनमें अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो पता ही है आपको, डायरेक्शन गिवन होगी। बात बची है किसकी? एरिया के लिए। तो एरिया के लिए अगर मैं बात करता हूं तो एरिया जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया जो है वो वेक्टर है, और वेक्टर है तो सर इसकी डायरेक्शन जो होती है, इसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन जो है सर वो कहां होती है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एरिया, एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन कहां? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास है। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन है। अब अगर मैं बात करता हूं तो इस तरीके से मान लो एक क्यूब आपके पास गिवन है। ठीक है, एक क्यूब आपके पास गिवन है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मान लो मैं ले लेता हूं, मान लो मैं फोन ही ले लेता हूं इस तरीके से, तो इसके पास टोटल 6 फेसेस हैं। जो फेस जहां से दिख रहा है वहीं उस पर क्या है? उसका एरिया वेक्टर है। मान लो ऊपर वाला देखना है तो ऊपर से दिखेगा तो एरिया वेक्टर कहां है?
ऊपर की तरफ, नीचे वाला यहां से दिखेगा तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, नीचे की तरफ। इस वाले को यहां से देखेंगे, इस वाले को यहां से देखेंगे, ये वाला आगे से, ये वाला पीछे से। जो एरिया जहां से दिख रहा है वहीं उसका क्या होता है, एरिया वेक्टर। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है डायरेक्शन। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो ये वाला फेस यहां से दिखेगा तो एरिया वेक्टर कहाँ है इसका, इस तरफ है। ये वाला फेस यहां से दिखेगा, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, इस तरफ। ये वाला इस तरफ से दिखेगा, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। इस वाले का कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, आगे जो दिख रहा है उसका कहाँ होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, डॉट से दिखा दिया। पीछे वाला जो होगा उसका पीछे की तरफ होगा तो किससे दिखा दिया, क्रॉस से दिखा दिया। डॉट का मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ठीक है, ये चीजें पता है। ये डाउनवर्ड, वो अपवर्ड, ये बाहर, ये इस तरफ, ये बाहर, और वो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरीके से इस काम को जो है वो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, इतनी बात जो है वो हमें पता है। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, गोस थ्योरम है। गोस थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चन है, उन पे हम ध्यान दे रहे होंगे। गोस थ्योरम ने क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये ई डॉट डी एस जो है सर वो बराबर होता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये काम जो है वो हमने क्या करना है कि गोस थ्योरम जो है, गोस थ्योरम ने बताया कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, फ्लक्स का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, ई डी एस ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, जो कि बराबर होता है किसके बराबर है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये काम जो है ना वो हमने करना है। सुने ध्यान से, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पहले अगर हम लगाएं तो क्वेश्चन ने कह रखा है कि एक हमारे पास सरफेस है, और ये सरफेस जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ी है। क्या पड़ी है इसके अंदर, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस पर प्लस चार्ज है, और उतना ही चार्ज उस पर कैसा है, माइनस है। डाइपोल का मतलब क्या था, जितना पॉजिटिव है उतना ही कैसा है, नेगेटिव। तो इसमें अगर मुझे फ्लक्स बताना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला गोस थ्योरम ने क्या कहा था, उसने कहा था नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक चार्ज प्लस है उतना ही दूसरा चार्ज किसका है, माइनस का, और Q माइनस क्यू करा तो Q माइनस क्यू आंसर जो है सर वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। नेट चार्ज एनक्लोज्ड, नेट चार्ज के बारे में बात करी तो नेट चार्ज तो अंदर कितना ही है, 0 के ही बराबर है। इस तरीके से काम कर लिया। फिर अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। एक जो चार्ज है, अंदर चार्ज पड़ा है 4Q, यहाँ पे चार्ज पड़ा है 7Q, यहाँ पे चार्ज पड़ा है -Q। इससे फ्लक्स बताना है। तो फ्लक्स अगर बताना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई कितना है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर जो चार्ज है, अंदर चार्ज कितना है 4Q, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अंदर जो चार्ज है वो कितना है 4Q, और डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर जो चार्ज पड़ा है वो किसके बराबर है, 4Q के बराबर है। ये 4Q डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि अंदर जो चार्ज पड़ा है बस वही मायने रख रहा है, बाहर चाहे लाख माया पड़ी हो उसका हमारे फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो एक बात जो पता चली कि अंदर नेट चार्ज 0 तो फ्लक्स भी कितना, 0। इसका मतलब जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उतना ही कहां आएगा, अंदर आएगा। अंदर जो चार्ज पड़ा है वही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है, बाहर कोई भी चार्ज पड़ा है उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है, अगली जो चीजें हैं जो हमने देखनी है वो क्या है कि मान लो हमारे पास एक ये स्फीयर है। ठीक है, फिर अगली जो बात है वो आपने क्या करनी है, इस तरीके से एक क्यूब हमें गिवन है, और इसी तरीके से एक जो है वो बड़ी क्यूब जो है ना वो हमें गिवन है। ठीक है, इस तरीके से डाटा हमारे पास अवेलेबल था। इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, Q। क्यूब के अंदर भी जो चार्ज है वो कितना है, Q। और इस वाली बड़ी क्यूब के अंदर भी जो चार्ज है वो किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से फ्लक्स की बात करता हूं तो सर फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, फ्लक्स का फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ से क्या बताना चाहता हूँ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से यहाँ पे अगर फ्लक्स की बात करेंगे तो सर यहाँ पे भी फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो कितना है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे भी अगर मैं फ्लक्स की बात करूंगा तो सर फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पे भी किसके बराबर हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मतलब है सर इन बातों का, चीजों का मतलब क्या है कि सर यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या बदल रही है, शेप बदल रही है, लेकिन शेप के बदलने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं आया है। ठीक है, यहां से यहां जा रहा हूं तो सर क्या बदल रहा है, साइज बदल रहा है, फिर भी हमारी जो फ्लक्स है वो क्या रहा है, सेम। कि फ्लक्स जो है वो चार्ज का फंक्शन है, अंदर अगर चार्ज बदल जाता है तो फ्लक्स बदल जाता है, अदरवाइज फ्लक्स क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ
शेप एंड साइज। ये सवाल कई बार नीट पूछ चुका है कि रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस जो उसको क्या कर दो, डबल कर दो। रेडियस को डबल करोगे तो इसका मतलब किसको प्रभावित कर रहे हो, साइज को। लेकिन साइज के बदलने से हमारे फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फ्लक्स जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। ये काम जो है वो हमने पढ़ना था, ये चीजें जो है वो आपको पता हो। फिर एक सवाल का टाइप जो है वो ये भी पूछा जा सकता है कि मान लो ये एक स्फीयर है, एक स्फीयर ये है, ठीक है। यहाँ पे अंदर जो चार्ज पड़ा है वो कितना है 4q, बाहर जो चार्ज पड़ा है वो ये कितना है 5q। ये वाला फर्स्ट है, इस वाले के बारे में बात करूं तो ये वाला कितना है सेकंड। एक फर्स्ट है और एक जो है वो क्या है सेकंड है। मेरा काम है फर्स्ट और सेकंड के फ्लक्स का रेशियो बताना, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट डिवाइडेड बाई फ्लक्स थ्रू सेकंड। ये रेशियो जो है ना वो मुझे बताना है कि ये रेशियो क्या होगा। तो फर्स्ट वाले की बात करता हूं तो फ्लक्स वाले कितना हो जाएगा 4q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस वाले की सेकंड की बात करूं तो सेकंड के अंदर 5q भी है और अंदर कौन भी है 4q भी है। तो ये वैल्यू जो है वो कितनी बन जाएगी 4q प्लस 5q और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ये आंसर क्या बन गया 4q डिवाइडेड बाई कितना 9q। q से सर q कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कम्स आउट टू बी 4 डिवाइडेड बाई 9। आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 9। इस तरीके से काम जो है ना वो आपका हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पे ये 4q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये 9q बाई एप्सिलॉन नॉट जो कटता था काट दिया, जो बचा है वो आंसर जो है वो कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 9। ये काम जो है वो आपने कर लिया, समझ आ गई ये बातें। फ्लक्स जो है वो पता चल चुका है। अब फ्लक्स के बेसिस पे हमसे जो है वो सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जो है वो हमारे पास दे रखा है जेड एक्सिस। तो मान लो ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस गिवन है, ये वाई एक्सिस गिवन है और ये जो है ये जेड एक्सिस गिवन है। तो इसमें आपको जो है वो एक क्यूब जो है वो रखी हुई है, इस तरीके से एक क्यूब जो है वो रखी हुई है। और ये क्यूब जो है इसकी साइड अगर मैं डिस्कस करूं तो इसकी साइड जो है सर वो गिवन है, ये साइड जो है वो a के बराबर है और ये क्यूब जो है ओरिजिन से उतने ही डिस्टेंस पे जो है वो रखी हुई है। ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस कितना है a और ये भी जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है a। दोनों डिस्टेंसेस जो है वो किसके बराबर है, ये भी a है और ये भी डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है a के बराबर है। आपका जो पर्पस है, आपका पर्पस है कि इस वाले क्यूब से क्या निकालना, फ्लक्स की वैल्यू जो है वो निकालना। ये काम जो है वो आपने बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्वेश्चन ने दे रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है ई नोट इंटू एक्स ऑफ आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन ने दे रखी है ई नोट एक्स इंटू आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो कौन सी डायरेक्शन में अवेलेबल है, एक्स डायरेक्शन में। आई कैप जो है वो आपको दिखा रखा है। अब ये ई नोट इंटू एक्स, ई नोट इंटू एक्स का क्या मतलब है, ई नोट तो क्या है एक वैल्यू है, एक्स का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उस फेस तक का डिस्टेंस है। अब हम क्या जानते हैं सर टोटल 6 फेस हैं, तो इस वाले को फर्स्ट मान लिया, इस वाले को क्या मान लिया सेकंड, ये ऊपर वाला जो है क्या माना गया थर्ड, नीचे वाला जो है वो क्या माना गया 4, जो ये आगे वाला इसको 5 नंबर दे दिया और जो पीछे वाला है उसको क्या नंबर दे दिया 6 नंबर दे दिया। अब मैं जो जानता हूं, मैं क्या जानता हूं कि मुझे जो चीजें पता हैं वो क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लो इस पेन से मैं दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जो है वो शो कर रहा है। ये डायरेक्शन किसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आई कैप में दिखाया था। अब अगर मैं ऊपर वाले फेस पे बात करूंगा तो ऊपर वाले फेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, एंगल कितना है 90। जो आपकी तरफ वाला है उसका कहाँ होगा, आपकी तरफ होगा, एंगल यहाँ भी कितना है 90। मेरी तरफ वाले का मेरी तरफ होगा तो एंगल यहाँ भी कितना है 90, नीचे वाले का एंगल भी कितना होगा 90। इस वाले फेस पे एंगल कितना है 0 7 है, इस वाले पे कितना है 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट है। ये काम जो है वो हमें पता है कि सर हमने जो जाना वो क्या जाना कि टोटल फ्लक्स जो है वो कितना होगा, टोटल फ्लक्स 6 फेस हैं तो 6 के 6 फेस का होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 और प्लस φ6। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि टोटल जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स क्या है इन सभी 6 का सम होगा। लेकिन सर अगर मैं बात करूं तो 4 फेस पे तो एंगल कितना बताया आपने 90, और क्योंकि 4 फेस पे एंगल 90 तो ये आंसर कितना हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। सेकंड जो बात करता हूं तो टोटल फ्लक्स बताना है, तो टोटल फ्लक्स कितना है φ1 प्लस φ2 के बराबर, जिसमें अगर मैं बात करूं तो पहले वाला क्या लिखा जाएगा E1 A1 कोस थीटा 1। दूसरे वाले की बात करूंगा तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा E2 A2 और इनटू में कितना हो जाएगा कोस थीटा 2। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना वो बना लिया। 1 वाला E1 A1 कोस थीटा 1, 2 वाला E2 A2 कोस थीटा 2। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है E नोट इंटू एक्स। एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1 वाले का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इतना पार्ट है जो कि किसके बराबर है 2a के बराबर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना हो गया E नोट इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना हो गया 2a। एरिया, एरिया जो है सर वो साइड का स्क्वायर है तो कितना हो गया a स्क्वायर।
कोस ऑफ एंगल, एंगल जो है सर वो कितना था इनके बीच में, 0 के बराबर, प्लस E2 की बात करूंगा तो E0 मल्टीप्लाई बाई सेकंड वाले का जो डिस्टेंस है, सेकंड वाले का डिस्टेंस तो A के ही बराबर है। एरिया की बात करूंगा तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, और कोस ऑफ एंगल जो है वो कितना हो गया, 180 डिग्री। इस वाले फेस में एंगल कितना था, 180 जो है ना वो आपके पास था। तो इसके बारे में बात करूंगा तो E0 इंटू में, या 2 आगे कर लूं तो 2E0 A क्यूब, क्योंकि कोस 0 तो कितना होता है 1, कोस 180 -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा E0 इंटू में A क्यूब। तो आंसर जो है वो किसके बराबर आ गया, E0 इंटू में A क्यूब। और फ्लक्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बाई चांस मुझे चार्ज निकालना आ गया तो चार्ज क्या निकाल देंगे, E0 A क्यूब और मल्टीप्लाई बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज। समझ आ गई ये बात कि फ्लक्स जो है वो इस तरीके से पता था, फ्लक्स के अनुसार वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, आंसर आया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी एप्लीकेशंस हैं गॉस थ्योरम की, और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या कुछ हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में सबसे पहले किसकी वजह से, थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात करते हैं। थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, एक लॉन्ग वायर है और लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। इस तरीके से एक वायर है, इस वायर पे कोई चार्ज जो है वो पड़ा हुआ है कि ये इस पे एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे अवेलेबल है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से लिखते हैं, तो लैम्डा जो है वो किसके बराबर है, चार्ज अपॉन लेंथ के बराबर है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे लिखा, लैम्डा से, और लैम्डा जो है वो किसके बराबर है, चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ के बराबर है। लैम्डा जो है वो किसके बराबर होगा, कूलम पर मीटर के बराबर। इस तरीके से काम करना है। तो किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट का डिस्टेंस जो है, किसी भी पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस जो है वो कितना है r, उस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो हमारे पास बन जाता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r के बराबर। क्या फॉर्मूला होता है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। जैसे कि अगर मैं लिखूं तो 2k, k की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में लैम्डा और डिवाइडेड बाई कितना है r। या अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये 2 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में कितना हो गया r। ये वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगला जो काम है सर वो बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और r जो है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो E और R का अगर रिलेशन बनाएंगे तो वो रिलेशन कैसा जाएगा, ऐसे। E और R का रिलेशन कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस टाइप से रिलेशन जो है वो बन रहा होगा। E और R का रिलेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। E का फॉर्मूला जो है वो क्या है, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई r। इस तरीके से काम जो है वो हमने करना है। ये बातें समझ में आ गई हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो आपने चलाना है। नेक्स्ट अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, फिर हम काम करते हैं थिन शीट की वजह से, कि आपके पास जो है वो एक थिन शीट जो है वो अवेलेबल है, और थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर होगा। इस तरीके से एक थिन शीट जो है वो मुझे अवेलेबल है। थिन शीट जो है वो हमारे पास गिवन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है मान लो रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं किसको, सिग्मा को। सिग्मा जो है वो क्या होती है, सिग्मा इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखा गया, और सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो इसको हम लिखते हैं चार्ज अपॉन एरिया करके। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको किससे लिखा गया है, सिग्मा से, और सिग्मा की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, चार्ज अपॉन एरिया हमारे पास है। तो चार्ज के बारे में बात करूंगा तो कूलम है, और एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट जो है सर वो क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट बन जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से काम आपने कर लिया। फिर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हर जगह कितनी रहती है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से जो आंसर आता है वो क्या आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कैसा आंसर है, हर जगह आंसर क्या रहता है, सेम। ठीक है, इसका कारण क्या है हर जगह आंसर सेम रहने का, वो है फील्ड ऑफ व्यू। आप पास से देखते हैं कम चार्जेस का अटैक होता है, दूर चले जाते हैं तो जो चार्जेस हैं उनकी संख्या क्या करती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ यहाँ पे बनाया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये चीज जो है वो हमने उतारनी है कि काम थिन शीट की पहले जो डिफाइन करनी है प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किस में लिखा जाता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर से लिखा जाता है। सिग्मा जो है वो किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन एरिया के बराबर होता है। इस तरीके से काम करा, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ बनाया, तो इस तरीके से ग्राफ जो है उसका मिलता है हमें। ठीक है, ये काम आपने कर लिया।
फिर इसके बेसिस पे दो प्लेट्स अगर हम ले लें, एक जो ये प्लेट है ये ले लेते हैं सिग्मा 1 वाली, ठीक है, दूसरे वाली जो प्लेट है सर वो हमने क्या ले ली, मान लो सिग्मा 2 वाली। आइडेंटिकल चार्ज जो है पहले इन पे मान लेते हैं कि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले रीजन को मान लो मैं फर्स्ट कह दूं, ये वाला जो रीजन है सर इसको अगर मैं नाम सेकंड दे दूं, और ये वाला रीजन जो है सर इसको नाम अगर हम थर्ड दे दें, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन में अगर मैं फील्ड बताना चाहूं तो फर्स्ट वाले रीजन में जो फील्ड है वो कितना होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट वाले रीजन में फील्ड कितना है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड वाले रीजन में बात करूं तो सेकंड वाले में हो जाता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और थर्ड वाले रीजन में अगर हम बात करते हैं तो थर्ड वाले में भी दोनों का हम सम करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि चीजें जो है वो क्या है, यहाँ पे दोनों का सम, यहाँ पे दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस। अगर फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक स्पेशल केस कर दें, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अगर मैं बात करूं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आंसर कितना होता है, प्लस सिग्मा, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये आंसर जो है वो कितना होता है, माइनस सिग्मा। ये वैल्यू जो है वो प्लस सिग्मा है, वो वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा। तो सर यहाँ पे फर्स्ट वाले रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, थर्ड वाले रीजन में भी अगर मैं बात करूं तो थर्ड वाले रीजन में भी फील्ड जो है वो कितना हो जाता है, 0। मुझे बात करनी है सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले रीजन में जो फील्ड है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। फर्स्ट वाले रीजन में भी फील्ड कितना है, 0, थर्ड वाले में भी कितना है, 0, सेकंड वाले में बचता है, और सेकंड वाले रीजन में अगर हम बात करें तो सेकंड वाले रीजन में जो फील्ड है उसका वैल्यू किसके बराबर है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये काम जो है ना सर वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये पढ़ लिया आपने किसके लिए, शीट के लिए। फिर हम काम करते हैं होलो कंडक्टिंग शेल। होलो कंडक्टिंग शेल के बारे में अगर हम बात करें, होलो कंडक्टिंग शेल, अंदर से खोखली है। होलो कंडक्टिंग शेल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चीजें जो है वो क्या कुछ करनी है, सुनिए ध्यान से। एक होलो कंडक्टिंग शेल है, होलो कंडक्टिंग शेल इस तरीके से जो है ना वो आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि ये अंदर से खोखली थी तो अंदर जो चार्ज है वो किसके बराबर है, क्यू इनसाइड कितना है, 0 के बराबर। अंदर चार्ज 0 है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है सर वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ठीक है। अंदर जो है वो होलो है, होलो का मतलब अंदर चार्ज कितना है, 0, अंदर चार्ज 0 तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है, 0 के बराबर। नेक्स्ट जो काम करना है सर, ये जो डिस्टेंस है r, सरफेस पे जाता हूं तो सरफेस पे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। हम जो है वो कहां बात कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं सरफेस पे, और सरफेस पे काम कर रहे हैं तो सरफेस पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब क्या है, रेडियस है, ठीक है। अगर मैं बाहर किसी डिस्टेंस स्मॉल r पे बात करता हूं तो आंसर क्या हो जाता है, KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। इस तरीके से काम करना है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं जो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक मैं सरफेस पे हूं तब तक तो सरफेस के अंदर हूं, इनसाइड तो फील्ड कितना है, 0। जैसे ही सरफेस पे जाऊंगा फील्ड आएगा और फिर जो है वो क्या करता चला जाता है, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। E और r का जो है वो काम ऐसे करना है। आगे जाते हैं तो फील्ड डिक्रीज करता चला जाता है, अंदर फील्ड 0 है, सरफेस पे फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। इस तरीके से काम जो है वो आपने करना है। ये बातें जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। कर लेंगे इस काम को, कोई दिक्कत आती है पूछेंगे।